अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मरीम नवाज़ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फ़ौज से बात हो सकती है, आवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। मरीम नवाज़ ने यह भी दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं। तो बड़ी ज़ाहिर है एक बड़ा चेंज लग रहा है। मुस्लिम लीग नून के बयानिए में एक तरफ आप अपने जलसों में एक सख्त बयानिया लेकर चलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इदारों पर तनकीद करते हैं, नाम ले लेकर आप टारगेट करते हैं, और फिर नए मिसाक में ये डिसाइड होना है कि आपने जलसों में तनकीद करनी है, नाम लेना है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहना है या सरबराहान के नाम लेना है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कहना कि फ़ौज से बात हो सकती है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? एकदम से मुस्लिम लीग नून के बयानी में इस हद तक नरमी आना, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ दिन रह गए हैं, 2-4 दिन रह गए हैं गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। कल कैंपेन का आखिरी दिन है। सूबाई असम्बली की 33 में से 24 नशस्तों के लिए 300 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं इंतखाबी मैदान में है, जबकि आइंदा इंतखाबात में 7 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राही दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी माहौल कैसा है? जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत पर कि वहाँ वफाकी वज़रा जा रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर जा रहे हैं, मुराद सईद जा रहे हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं। तो ये प्री पोल रिगिंग जो है ना, इसको कहा जा रहा है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी सूबा बनाने का जो क्रेडिट है, ज़ाहिर है ये हर कोई लेना चाहता है। नून लीग भी लेना चाहती है, पीपल्स पार्टी भी लेना चाहती है, और हुकूमत भी ये लेना चाहती है। आपको याद होगा कल इसी हवाले से कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर ने एक पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक इजलास भी बुलाया था, जिसमें ये डिस्कशन भी होना थी। लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि हम स्पीकर कौमी असम्बली पर हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, इसलिए उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब जो देखना ये है कि आने वाले जो इंतखाबात हैं जो 15 को होने जा रहे हैं, इनकी शफाफियत पर किस तरह सवालात उठाए जाते हैं। क्या अगर नून लीग पीपल्स पार्टी हार जाती हैं, क्या इस बार फिर वो जो है ना वो धांधली का शोर मचाएंगी, जैसे 2018 के बाद से लेकर अब तक अपोजिशन जो है ये एक ही राग अलाप रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये धांधली ज़दा हुकूमत है, इन्होंने वोट चुराए हैं, हम इनकी हुकूमत को नहीं मानते। हमें याद है कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ ने कहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस में हार गई तो हम इसका नतीजा नहीं मानेंगे। इस सारी सूरत हाल के मुल्क की सियासत पर क्या असरात जो है ना वो मुरतब होंगे, इस पर बात करने के लिए मुइन किया है वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप लोगों पर बहरहाल ये तनकीद तो होती है कि आप लोग अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, वज़ीर आज़म साहब उनको इंगेज नहीं करना चाहते। लेकिन आज मरीम नवाज़ ने जो बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, वो तो कह रही हैं हमारी फ़ौज से बात हो सकती है, हम बात कर सकते हैं आवाम के सामने, छुप छुपा कर नहीं। आप लोग कहते हैं कि आपसे वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि NRO मांगना चाहते हैं, आप लोग देना नहीं चाहते। अब वो फ़ौज से बात करना चाहते हैं, क्या वहाँ भी NRO मांगना चाह रहे हैं वो लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया शो के लिए। देखिए, इस स्टेटमेंट को, इस सारे सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा इसमें यह है कि आपने ये फरमाया कि हम लोगों के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि हम अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते, तो हम इस क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं और इंडोर्स करते हैं कि ये दुरुस्त क्रिटिसिज्म है। हम वाकई ही इनके साथ नहीं बैठना चाहते, क्योंकि हमारे ख्याल में अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन वो होती है जो पॉलिटिक्स करती है, जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुहिम चलाती है या प्रेशर बिल्ड करती है। यहाँ पर तो एक फैमिली लिमिटेड है, उनके अपनी फैमिली में लंदन में या जहाँ भी उन्होंने असासे बनाए हुए हैं वो अब पकड़े गए। जैसे शहबाज शरीफ साहब के एक इंसिडेंट में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। और अब बहुत सारे जो पाकिस्तानी घर में ये देख रहे हैं शो, वो ये समझते होंगे कि तो पिछले 40 साल से सुनते आए हैं कि फ़लाँ पकड़ा गया और फ़लाँ, और ये फिर छूट जाते हैं। तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ये है कि हमेशा जो माजी में इससे पहले जितने भी केसेस होते थे, उन केसेस में एक पॉलिटिकल हुकूमत आती थी, वो अपने मुखालफों को पकड़ के अंदर करती थी, वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद होता था और वो कहते थे हमने करप्शन की है, वर्बल एविडेंस होती थी, अदालत में जाके वो मुकर जाते थे। करना आप लोगों का काम नहीं है, नैब उसके लिए है, मैं बताता नैब कर रहा है। मैं बताता आप लोगों का हमेशा करप्शन, लूटमार, चोर, डाकू, ये कहना है इस चीज को तकवीत देता है, तासुर देता है कि शायद ये सब कुछ आप लोगों के कहने पे हुकूमत के प्रेशर पर हो रहा है। जी मैम, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ।
तो पहले जैसे मैंने आपको ये कहा कि इस दफ़ा डिफरेंट ये है कि ये वर्बल किसी का एडमिशन या किसी का निगेशन नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपके अकाउंट में इतने अरब गए हैं, तो आपको जवाब देना पड़ना वो कहाँ से आए हैं, वो फलूदे वाले ने आपको कैसे दे दिए पैसे और आपने कैसे ले ली। तो एक तो मैं आवाम को एक खुशखबरी दे दूं कि इस दफ़ा वो जो पंजाब स्पीड थी उस बेचारे का बचना, वो जो लेट गया ना कि मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, उसका तो बचना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए वो अभी तक एनआरओ चाहता है, वो किसी किस्म का हमला किसी पे नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि फड़े भी गए हैं तो मर भी गए हैं, वो और उसका बेटा तो जवाब नहीं देगा। अब जो मोहतरमा मुजरमा मरियम सफदर साहबा हैं, वो क्योंकि लूटमार उन्होंने बाहर रखी हुई है सारी, वो उस तरह से उन्हें उम्मीद है कि जितना पहले पकड़े गए अब शायद हम ना पकड़े जाएं। पहले इन्होंने यही जलसों में कहते थे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलना, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, जो बात होगी अब वो सामने होगी। आज जब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठी है, उसके बैठे होने के बावजूद ये कहती हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत को भेज दिया जाए, जैसा कि पहले ये एक दूसरे की हुकूमतें भेजते थे, तो इन्हें ये खबर हो इस बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही आपके वालिद को यहाँ तक पहुँचाया था। एस्टेब्लिशमेंट को भी मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि अपनी गलती का अदराक होगा। बात करें तो प्रॉब्लम है, डायलॉग की टेबल पे बैठे हैं तो प्रॉब्लम है। हम तो चाहते ही नहीं है डायलॉग की टेबल पे आप लोग बात करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल इनसे बात, आप लोग ऑपोजिशन को एंगेज करना ही नहीं चाहते। हम अपोजिशन ऐसी जो सियासत करना चाहती है उनसे हर रोज एंगेज करना चाहते हैं। फैमिली लिमिटेड जो अपना माल बचाने के लिए पाकिस्तान की सलामती पे हमला कर रहे हैं, जिन्होंने ये घिनौना काम किया कि जनरल बाजवा और DGISI पर डायरेक्ट हमला किया, किस लिए? आप देखिए, एक बात का मुझे जवाब दें। एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप कहते हैं शहबाज गिल बुरा है, फलां शख्स बुरा है, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाता है। फौज में तो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं होता। फौज में जब आप किसी पे तनकीद करते हैं और बताते हैं कि ये बुरा है, आप सारे अच्छे हैं, तो आप चाहते हैं कि कू हो जाए, म्यूटनी हो जाए, कू हो जाए। और पाकिस्तान बचा क्यों है? पाकिस्तान बचा ही अपनी ताकतवर और पेशावराना जिम्मेदारियों से, जो जिनको अपना पता है, और बहुत ही प्रोफेशनल फौज की वजह से आज पाकिस्तान बचा है। बाकी जो सीरिया था, क्या वो हमसे कम मुसलमान और जफाकश थे? इराक हमसे कम था? आप दूसरी जो मुसलमान मुल्क हैं वो हमसे कम थे? शायद आपको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वो आप लोगों पर आपके इक़दामात की वजह से, चाहे वो महंगाई हो, हुकूमत की पॉलिसीज़ हो, उसको क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आप लोगों में शायद वो बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। आप लोग जब ऑपोजिशन में थे, आप लोग क्या नहीं किया? सिविल नाफरमानी, बहुत अच्छा सवाल है। तहरीक तक तो आप लोग चले गए थे, बिल जलाने तक तो आप लोग आ गए थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। किस लिए गए थे? 4 हल्के मांगे थे। ये मांगे कौन से हल्के इन्होंने मांगने हैं? 2013 के इलेक्शन में 147 MNA की हल्के की पिटीशंस आई थी नेशनल असेंबली के। 2018 में वही पिटीशन जो वो सिर्फ 90 थी, 45 हमारी थी। पंजाब में 13 हमारी हैं, 11 इनकी हैं। अगर इनको कहीं लगता था धांधली हुई है तो ये आके कहते, हम तो कहते थे 4 हल्के, और जब 4 हल्के खुले तो उन चारों में हम विंडिकेट हुए। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो बड़ी तनकीद कर रहे हैं आप लोगों पर। वज़ीर आज़म वहाँ गए, सूबे का ऐलान कर रहे हैं, मुराद सईद जाते हैं वहाँ पर ऐलान करते हैं, अमीन गंडापुर साहब जाते हैं। ये तो क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं है? एक वज़रा की हैसियत से तो नहीं जा सकते। आपने एक सवाल किया, उसमें मैं पहले जो ड्यू क्रेडिट है वो दे दूं। देखिए, पाकिस्तान में आज तक मौरूसी सियासत थी। हाँ। मैं पहले तो सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिसने मिडिल क्लास लोगों को सामने लाया, और उसकी एक वाज़े मिसाल इस दफ़ा आपने अली अमीन गंडापुर को देखा कि लीडरशिप जो है वो इमर्ज करती है कि उन्होंने तन तनहा वहाँ पर एक बेहतरीन कैंपेन लॉन्च की, और दोनों तरफ, दूसरी तरफ इन दोनों की पार्टीज के हेड्स हैं, एक तरफ मरियम और एक तरफ बिलावल। आप जलसों का कंपैरिजन को, एक ऑफ कोर्स उसमें इमरान खान का वोट बैंक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अली अमीन ने ग्राउंड के ऊपर जो इमरान खान का मैसेज था इफेक्टिव तरीके से लोगों को एंगेज किया। फिर मुराद सईद गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये तो होगी आपके सवाल का जवाब। अगला कि क्यों गए, देखिए जो ज़ाब्ता अखलाक है उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिस होल्डर। वो जो एक जाली अरस्तु एहसन इकबाल हैं, वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, शायद खाकान अब्बासी भी, क्योंकि ये सारे एक्सचेकर से मुराद लेते हैं। बिलावल जरदारी भी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। हाँ, सिर्फ वो मुजरमा मरियम नहीं, वफाकी वुज़रा का इंतखाबी मुहिम चलाना, ये मुनाफकत हमें छोड़नी पड़ेगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर, दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दोबारा अगर कानून ये हो कि एंकर्स, कैमरामैन या 92 न्यूज़ के
कोई भी जिनको कोई मरात 92 से मिलती है वो फलां काम नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ एंकर को सिंगल आउट नहीं करेंगे। हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ हम कुछ नहीं दे रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बहुत कुछ होता है अपोजिशन के पास भी, इन्फ्लुएंस करने को बहुत कुछ होता है। देने का ऐलान किसके पास इख्तियार होता है? आपको तो मैं ये नहीं कह रहा, आपको तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपोजिशन ने आधे लिफाफे अभी भी जेब में रखे हुए हैं, वो उन्हीं की बोली बोलते हैं। वो तो कुछ तो है ना देने को। हुकूमत में तो जो इतना लूट मार की हुई है, हो सकता है अपनी जेब से दे रहे हो। तो जेब आप ही की है, आपको लगता है आप ही की जेब काटी हुई है इन्होंने, इतने ये रजवाड़े। ये तो अपने जो खत्म दरूद है ना घरों के, वो भी अवाम के पैसे पहले साबित कर लें आप लोग, पहले साबित कर लें आप। अब हो रहा है, एक तो हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 24 में से कितनी नशिस्तें आप लोग देखिए? एक तो आप ये देखिए शाजिया के बड़ा क्लियर, बहुत ही क्लियर, मेरे अभी दोस्त हैं लाहौर में, जियो के बीट रिपोर्टर होते थे चीफ मिनिस्टर के, उनसे मेरी आज बात हुई, ज़ीशान बख्श साहब, उनसे मैंने पूछा, उनका मैंने एनालिसिस पूछा, दूसरे दोस्तों का पूछा, तो ये इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं। जितने भी एनालिसिस इस टाइम जितने भी चल रहे हैं सर्वे, उन सब में इमरान खान का वोट बैंक वाज़े तौर पर इन सब से ऊपर है और इनके पास बहुत मार्जिनल वोट है। तो इमरान खान बड़ी कामयाबी लेने वाले हैं वहां पर। तो और अब ये दोबारा रोना शुरू करने लगे। मैं आवाम को क्लियर बता दूं, अब ये धांधली का रोना शुरू करेंगे 3 दिन के बाद। इनको बता दें कि जो इनके अपने सर्वे, जैसे गैलप सर्वे तो नून लीग का अपना सर्वे है, वो दिखा रहा है कि हम आगे हैं। हुकूमत वहां उसी की बनती है जो विफाक में बैठा होता है। गिलगित के लोग बहुत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा, भले मैं पंजाब से हूं, भले मेरे पंजाब के लोग गुस्सा करें या कोई और करे, मेरी जाती ये एवेल्युएशन है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी रहे माजी में गिलगित से। ये मैं बड़ा वाजे आपको ये बता देता हूं कि गिलगित के लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, और आपको यकीन नहीं होता उस इदारे में जाके, उस इलाके में जाके कि इतनी तालीम कहां पे आम है, आपको पता है हुकूमत में है 90% चांसेस होते हैं कि जो विफाक में बैठा होता है। तो मुझे बताएं, हिस्ट्री बताएं ना, हिस्ट्री देखें ना, ऐसे नहीं होता रहा, हिस्ट्री देखें ना। देखिए हिस्ट्री की बात नहीं है, बात ये कि कई दफा हुकूमतों में बैठे लोग भी हार जाते हैं कुछ इलेक्शन, लेकिन असल बात ये, अगर हम हार गए तो आपने कहना है कि देखें अवाम आपके खिलाफ है, अवाम अपोजिशन का नैरेटिव, और अगर हम जीत गए तो पहले से कह रही है तो फिर एक तरफ खेले ना, दोनों तरफ नहीं खेले। अमेरिकी सफारत खाने की एक ट्वीट पर हुकूमत इतना नाराज क्यों होगी, इवन कि उन्होंने माजरत भी की इस बात पे? देखिए बात यह है कि मैं अमेरिका में रहा हूं, मैंने वहां पढ़ाया है। जो मंजन अमेरिकी एम्बेसी ने बेचने की कोशिश की वो दुरुस्त नहीं है। अमेरिका, एक चीज़ में अमेरिका की तारीफ करनी चाहिए, अमेरिकी लोगों की तारीफ करनी चाहिए, वो सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं लोगों को, और प्रोफेशनलिज्म की अमेरिका में कदर की जाती है। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं है, उनकी कुछ इखलाकियात हैं जिनकी वजह से वो सुपर पावर हैं, जो उनकी जो वर्कमैनशिप है, उनके जो वर्क एथिक्स हैं, उनकी वजह से वो सुपर पावर है। ना किसने रीट्वीट किया, एक्शन लें पर, तो जो वो तो उन्होंने लेना ना, उनके एम्बेसी के अंदर है ना जिन्होंने लिया। तो ये कह देना कि अनऑथराइज्ड था वो मुनासिब नहीं था, उसमें हमारे से ज्यादा, हम तो एक और मुल्क हैं, उनको खुद अपनी ये अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि जो 20 जनवरी है उस दिन तक जो भी फैसला होता है, 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लॉफुल इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनकी टर्म 20 जनवरी तक जाती है, वो वोट लेके आए हुए हैं 20 जनवरी तक। उनके खिलाफ इतनी डेरोगेटरी एक खबर है जो शेयर की जा रही है और उसका हवाला कनेक्ट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनको एम्बेसी को तो खुद ये सोचना है। माजरत कर ली ना, उसके बावजूद माजरत कर ली, लेकिन इसको माजरत इसलिए कि वो, मैं आपको बता रहा हूं ना, डॉक्टर शीरी मजारी भी अमेरिका से पढ़ी हैं, मैंने वहां पढ़ा भी हूं और पढ़ाया भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज नॉट लैप्स जो अमेरिकी सिस्टम में हो सकता है, वो उनके किसी एम्प्लॉय ने जानबूझ के किया है, उन्हें उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें एम्बेसडर या दूसरे लोग या जो इंपॉर्टेंट लेवल तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बड़ी लोअर को पटवारी हायर कर बैठे हैं वो मेरे ख्याल में, और वो पटवारी ने अपना काम कर दिया। पटवारी एक ऐसी बीमारी है, वो कहीं भी, वो एक ऐसी बीमारी है जिसने वो काम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन साहब ने मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फ़हद आपका, थैंक यू वेरी मच। फ़हद, आज जब ये ख़बर सामने आई कि मरियम बीबी ने इंटरव्यू दिया है BBC को और उसमें ये बात की है कि फ़ौज से बात हो सकती है, आवाम के सामने छुपा कर नहीं,
तो एक अजीब सा लगा कि एक तरफ आप एक स्टेज पर चढ़कर चढ़ाई करते हैं, आपका एक बयानिया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आप नाम ले लेकर तनकीद करते हैं, और दूसरी तरफ एकदम से आपने 360 के एंगल पर इतना यूटर्न ले लिए। क्या समझ में आती है आपको? लगता है कि बिलावल ने तो नहीं कि लाल झंडी दिखा दी, भाई हम आपके बयानिए के साथ नहीं चल सकते? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और चंद एक चीज़ें जो मुझे समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि ये जाहिर बात है बड़ी सोच समझ के ये बयान दिया गया है, और इसमें एक डायरेक्ट हिंट है। हिंट वो ये है कि मामलात जहाँ पे जा रहे हैं उनको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है तमाम साइड्स के लिए, यानी सिर्फ एक साइड के लिए नहीं। बिल्कुल। और इसमें मुज़ाकरात जो हैं वो हमेशा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एंड तो मुज़ाकरात ही होते हैं, अनलेस ये है कि फिजिकली जंग हो रही हो। बिल्कुल। अब वो मुज़ाकरात आज हों या कल हों या परसों हों, मेरे ख्याल में अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि अगर वाकई में जो मरियम साहिबा ने कहा, जो कि जाहिर बात है हम उनके बयान को फेस वैल्यू पे लेंगे कि उनके साथियों से एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते हुए हैं, उनका ये बयान है, अगर ऐसा ही है तो आज जो उनका बयान है वो एक तरह का उन राब्तों का जवाब है। यानी उन्होंने तसलसल है और उन्होंने उन राब्तों पे एक मुस्बत जवाब दिया है। ये मैसेजिंग की है पब्लिकली कि जी अगर आप हमसे राब्ते कर रहे हैं तो हम भी आपसे राब्ता करने के लिए तैयार है। बीच में उन्होंने एक पुशिक डाल दी है कि जी हुकूमत जो है, तो फिर आपको उस इंक्वायरी रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। फिर नवाज शरीफ साहब को फौज की जो की गई इंक्वायरी रिपोर्ट है कराची वाक़े पर, फिर उसको भी मानना पड़ेगा। ये तो नहीं मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू नहीं कर सकते। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा होगा कि देखिए ये है सारी तफसीलात। हाँ, ये जो है ये सिर्फ पहला कदम है। ये है कि जनाब मुज़ाकरात की जो टेबल है उस पे उस कमरे का दरवाजा जो है उसकी अभी कुंडी खुली है। हाँ। अब कुंडी खोल के अभी दरवाजा खुलना है, फिर अंदर आना है, फिर कुर्सी पे बैठना है, फिर चाय आनी है, वो सारी बात की बातें हैं। हाँ। अभी तो सिर्फ ये फैसला करना है कि वो कुंडी खोल के अंदर भी आना है कि नहीं आना। ये मैसेजिंग अभी हो रही है। बट इट्स अ पॉजिटिव जेस्चर। देखिए, इससे और कुछ ना हो शाजिया, इससे कम से कम ये हुआ है कि जो एक हमारा सियासी दर्जा हरारत जो है वो चढ़ता जा रहा था, अब कम से कम ये लग रहा है कि हमें उस सियासी ट्रैफिक जैम में हल्की सी कोई जगह मिल रही है कि लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स करके निकाल लें। लेकिन इसकी क्या वजह, इंडिकेशन क्या है? पीपल्स पार्टी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, आपके अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आपके लोग मीटिंग में बैठ के बात करें कि नवाज शरीफ का बयानिया जो इतना सख्त है, इवन कि आपका भाई आपके बयानिए के साथ नहीं खड़ा होता। इज इट ट्रू? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ से अगर हम मरियम साहिबा का ये जो बयान है इसके दो हिस्से हैं। हाँ। पहला हिस्सा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे राब्ता किया। हाँ। यानी पहल इस्टेब्लिशमेंट ने की इस बयान के मुताबिक, और उसके रद्द अमल में उन्होंने कल ये बयान दिया कि हाँ हम भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत घर जाए। ठीक। अब जाहिर बात है वो तो उनका पोजीशन है। हाँ। अब ये वो होता है कि जी आपने कहा कि मेरी ये पोजीशन है, आपकी ये पोजीशन है, अब शुरू करते हैं और आहिस्ता 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 करीब आते हैं। हाँ। ये पहला राउंड है। इस राउंड के बाद अगर मुस्बत दूसरी तरफ से भी कोई मुस्बत हमें हिंट आती है और वो आ जाएगी। आजकल में आप देखेंगी कहीं ना कहीं से हमें, देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते ना। हाँ। वो को बयान भी नहीं देते, तो कहीं ना कहीं से हमें ये हिंट आएगी कि हाँ जी ये जो इंटरव्यू था हाँ। इसको मुस्बत तौर पर लिया गया है। अब वो हुकूमत का रहने का जाने का वो तो बात की बात है, वो सियासी बयान है, लेकिन असल चीज ये है कि वो जो दर्जा हरारत जो ऊपर जा रहा था थोड़ा नीचे आएगा। अगर नीचे नहीं भी आया ना, कम से कम रुका। नए मिसाक का क्या बनेगा? डिसाइड होना था, नाम लेना है नहीं लेना है, एस्टेब्लिशमेंट कहना है, फिर उसका क्या बनेगा? उसमें दो चीजें देखें। पहली चीज तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन चंद दिन दूर रह गए, ठीक है, कैंपेन खत्म होने जा रही है, तो वो जो उस कैंपेन में रोजाना की बुनियाद पर तकरीरें हो रही थी और मजीद बढ़ाओ हमें नजर आता। अच्छा, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा क्योंकि कैंपेन खत्म हो रही है। फिर जब रिजल्ट आएगा जीबी का तो उससे हमें अंदाजा होगा कि मामलात किधर जा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी जीत गई, अगर, तो उसका एक अलग रेमिफिकेशन होगी। देखते क्या होता है, वी डोंट नो। अच्छा, उसके बाद जो अगला जलसा है पीडीएम का वो 22 तारीख को है पेशावर में। हाँ। हमारे पास बीच में कुछ 7-8 दिन की विंडो आ रही है। हाँ। ये वो कहते हैं कि जंग बंदी के दरमियान एक आपको गैप मिल रहा है सोचने के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए। ये टाइमिंग इस बयान की मरियम साहिबा की अब देखें कि मामलात स्पीचेस खत्म हो रही हैं, दूसरा जलसा भी टाइम में, उस वक्त पे ये बयान आया है। चाके अगर आगे से कुछ होना है तो 3, 4, 5, 6 दिन जो है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मरियम बीबी ने कहा था कि हम अगर हार गए हम नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है फिर भी वो धांधली होगी? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए अगेन नून लीग ये तो कह रहे हैं कि जीबी में मुतमईन नहीं है वो।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब रिजल्ट क्या आता है। आप मुतमईन क्यों नहीं? अब तो फौज नहीं करवा रही ना, अब तो फौज के बगैर हो रहे हैं आपने इलेक्शन। नून लीग ने ये नहीं कहा कि धांधली हो रही है अभी तक, लेकिन नून लीग ने ये जरूर कहा है कि जी प्री पोल गड़बड़े हुई हैं। नून लीग की शिकायत ये है कि जी हमारे जो 5, 6, 7 जो तगड़े इलेक्टेबल थे, जो साबका मिनिस्टर थे, वो तोड़ के आप ले गए। तो वो कह तो रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि अब रिजल्ट क्या आता है। तो मेरे ख्याल में 2, 3, 4 दिन में आइडिया हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि एक ट्रेंड तो यही है कि जो विफाक में बैठा होता है वो ही बनाता है वहां पे। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज देख रहे हैं आप बिल्कुल 100% दुरुस्त बात करी चाहिए। ऐसे ही होता है हमेशा से। इस बारी भी जो सुनने में आ रहा है, जो वहां के लोग जो वहां पे मौजूद हैं और जो तज्जियाकार भी हैं, वही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। नून लीग उस दौड़ में नहीं है। अब देखना यह है कि वो ट्रेंड टूटता है कि नहीं टूटता। अज्यूम यही करेंगे कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की है तो उनको एक एडवांटेज हासिल है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो हैरत नहीं होगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देती है और करीब करीब आ जाती है और नून लीग और दीगर कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, तो फिर मामला बड़े इंटरेस्टिंग होता है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर अगर बना लेंगे तो एक बड़ा सेटबैक होगा? तो इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका पीटीआई की फेलियर से फिर तो पीटीआई ने इसका मतलब ये समझा जाएगा, चाहे वो है या नहीं है, तासुर ये होगा कि ये एक तरीके से पीडीएम और अपोजिशन को एक स्पेस दी गई है। स्पेस दी गई है या ली है? ये तासुर होगा। हकीकत क्या है, लेकिन तासुर ये बनेगा। लेकिन ये तासुर भी तो जाएगा कि पीटीआई नाकाम होगी। आप देखें पीछे महंगाई है, उनकी पॉलिसीज हैं, उनके 2.5 साल का रोना पिछली हुकूमतों पर डालना, ये भी तो तासुर जाएगा ना। तो नुकसान तो होगा ना उनको। पीटीआई को बहुत धचका लगेगा। और अगर वो जीबी में हारते हैं इस हवाले से, तो जो उसके बाद जो सूरत हाल होगी पीटीआई के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो गवर्नेंस के मामलात हैं, महंगाई के इश्यूज हैं वगैरह, दीगर जो इश्यूज हैं, और जो नाअहलियत के ऊपर नाअहल होने का उन पे जो इल्ज़ाम है, वो मजीद तकवीत पकड़ेगा। तो अगर वो जीबी में नहीं जीतते तो आप दुरुस्त कह रही हैं, उनके लिए मसाइल बहुत मसाइल होंगे। आपको याद है कल स्पीकर कौमी असम्बली ने एक इजलास बुलाया हुआ था, अस्करी क़यादत को भी, वज़ीर आज़म को भी, ऑपोजिशन को भी, पार्लियामेंट रहनुमाओं से बातचीत करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान सूबे के हवाले से भी डिस्कशन होनी थी, लेकिन ऑपोजिशन ने यह कहकर इनकार कर दिया जी, और स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको क्या लगता है, ये कोई ऐसी डिस्कशन पस पर्दा उनको पता था कुछ होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी को शायद कुछ इंडिकेशंस थी कुछ होने जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया? उनका जो बुनियादी जो वजह है इनकार करने की, वो ये है कि देखिए उनके 2 वजूहात हैं। पहली तो ये है कि स्पीकर पे वो वैसे ही अदम एतमाद कर चुके हैं। वो कहते हैं ये तो जानबदार है, न्यूट्रल नहीं है। तो वो उनका ये मौक़िफ़ बन गया है कि जी स्पीकर के साथ हमने उस तरीके से मामलात को नहीं करना, नहीं बैठना, पहली बात। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो वाकई में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग है तो वो इस वक्त क्यों की जा रही है जब जीबी में उरूज पे मामला चल रहे हैं, और उसको कहीं हुकूमत जो है वो सियासी रंग देकर ये ना कह के देखें जी वहां तो हमारे पे तनकीद कर रहे हैं लेकिन यहाँ आके हमारे साथ बैठ गए। तो इसलिए मेरा ख्याल ऑपोजिशन का जो एक मौक़िफ़ था वो ये था कि जो कुछ भी करना है अब इलेक्शन के बाद करें। थैंक यू वेरी मच। फाद हुसैन मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया मीर अफजल साहब आपका। मीर अफजल साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए, इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात उठाए गए। 2018 के इलेक्शन में आप देख लें RTS सिस्टम का बैठ जाना, उसके बाद फिर अपोजिशन का धांधली का शोर मचाना, और आज जिस तरह अपोजिशन जिस नहज पे है वो उसी को बुनियाद बनाती है। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाब होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कितना मुनफरिद होगा, कितना साफ शफाफ होगा कि हारने वालों को ये कहने का मौका ना मिले कि इंतखाबात में धांधली हुई? मैं आपके इस सवाल का जवाब बड़ा मुख्तसर तरीके से ये दे दूँगा कि जब से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्लोरिश हुआ है, पर्टिकुलरली फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद, तब से ये इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगते आ रहे हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी अभी सही मानों में नहीं आई है। हमारे अंदर अब भी सियासत
सियासत के दो माने हैं। एक सियासत होती है फॉर दी बेसिक राइट्स को इस्टेब्लिश करना, एक सियासत होती है जस्ट टू गेन समथिंग, और हमारे यहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट जस्ट टू गेन समथिंग ये फ्लोरिश होता रहा है। और जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ओवरऑल चारों सूबों के गिलगित बल्तिस्तान अभी इस प्रोसेस में दाखिल हो चुका है सही मानों में। फॉर द लास्ट 1 डिकेड 2 इलेक्शंस हमारे यहाँ पर हो गए हैं। एक पहला इलेक्शन हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली का, और दूसरा हो गया, तीसरा होने जा रहा है। तो इसमें ये तकरीबन आलमोस्ट लर्निंग पोजीशन में है। इसमें हमारे यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से जो हमारे पार्टीज़ हैं, प्रायर टू दिस लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी आदमी यहाँ से फेडरल का आदमी नहीं आता था। पार्टियाँ इस्टेब्लिश हो रही थी, प्रोसेस में थी, लेकिन जब से लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ इस्टेब्लिश हो गई तब से फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ अपने आप को शामिल करना, इंडल्ज मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडल्जमेंट इसलिए नहीं है कि वी आर बेसिकली पाकिस्तानी। हमारा यहाँ पर इंतज़ामी तौर पर ये एक इकाई बन चुका है, आइनी तौर पर नहीं था, इंतज़ामी तौर पर इट इज़ एंड इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सही। तो उस सिलसिले में अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट का असर रसूख इसके ऊपर लाजमी तौर पर था। अब चूँकि एक सिलसिला पिछले 2019-2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक आर्डर के तहत यहाँ को एम्पावरमेंट करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी उसूलों के ताबे, क्योंकि कश्मीर का जब तक सिलसिला हमारे पास मौजूद है, डिस्प्यूट मौजूद है, वी आर कमिटेड टू यूनाइटेड नेशंस, उस सूरत में हम इसको बिल्कुल सूबे का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन बेसिक राइट्स, बेसिक बुनियादी फंडामेंटल राइट्स ये डिमांड कर रही हैं कि भाई इसको आईनी तौर पर सूबा बनाया सूबे का जो दर्जा देने की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म भी वहाँ ऐलानात कर रहे हैं, वफाकी वज़रा भी कैंपेन्स में जाके बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे कश्मीर कॉस्ट इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कभी भी किसी ने यही नहीं कहा है कि इसको बाकायदा आईनी सूबा बनाया जाए। प्रोविजनल कहा है, टिल द डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो प्रोविजनली मेरे ख्याल में सच ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अनलेस द मैटर इज विद द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, वफाकी वज़रा का वहाँ जाना, कैंपेन में हिस्सा लेना, बड़े बड़े जलसे करना वहाँ जाकर, तो आपको लगता है ये इंतखाबी मुहिम में प्री पोल धांधली रिगिंग के मुतरादिफ है? और जो अपोजिशन कह रही है, ज़ाहिर है फिर उनके बयानी को तक़वियत मिलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। लोग अभी मैच्योर हो चुके हैं। थोड़ा बहुत उसका असर एज इसलिए मिलता है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो फेडरेशन के अंडर है निज़ामी तौर पर, तो उसका थोड़ा बहुत 0.001% असर तो हो सकता है, लेकिन अब लोग मैच्योर हो गए हैं। वो बात ठीक है, लेकिन जो कवानीन, कवायद ज़वाबित, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है ये? नहीं, खिलाफ वर्जी इसलिए नहीं होगी कि वहाँ के सारे लोग तकरीबन पार्टियों में बटे हुए हैं। हाँ। कोई पीपल्स पार्टी में है। नहीं, मैं हुकूमत का बात कर रही हूँ कि हुकूमती वज़रा का वहाँ जाना कैंपेन पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है? मेरे ख्याल में असरअंदाज होने वाली बात नहीं है, अनलेस द माइंड इज़ नॉट चेंज्ड। फिर तो हमें अपने कवायद ज़वाबित को बदल लेना चाहिए ना? नहीं, बात यह है, मैं आपको एक बात बता दूँ, क्या ये सिलसिला आज़ाद कश्मीर में नहीं होता है? आज़ाद कश्मीर की भी यही पोजीशन है। आज़ाद कश्मीर में भी आपको एक नया सेटअप वहाँ दिया हुआ है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट सेटअप है पूरा। लेकिन जब भी इलेक्शन वहाँ होते हैं
तो पाकिस्तान के वज़रा सारे वहाँ लैंड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक यही चाहता है कि मेरी पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार आ जाए। यहाँ भी इस तरह हुआ है, पार्टी के लीडर वो कि पार्टी के वज़रा तो नहीं। अच्छा, वहाँ के लोगों की क्या सोच है? हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में वही रूल करता है जो फेडरल में बैठा हुआ होता है। क्या किस सोच के तहत वो वोट देते हैं कि हमारे मसाइल वही हल कर सकते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं? इससे पहले यही था। हाँ। इससे पहले बिल्कुल यही था। अब चूँकि प्रोविजनल स्टेटस देने के बाद, इस प्रोविजनल स्टेटस के आने के बाद ये सोच यकसर बदल जाएगी, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल यही सोच थी। हाँ। क्योंकि फेडरेशन ने आपको पैसे भी देने हैं, हाँ, फेडरेशन ने आपको सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। अब अगर प्रोविजनली आपको आइनी तौर पर अंदर कर दिया गया, आइन के अंदर लाया दायरे में, तो ऐसी सूरत में NFC अवार्ड में आपका हिस्सा मिलेगा, आपको सर्विसेज में हिस्सा मिलेगा, लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा, कैपेसिटी बिल्ट हो जाएगी पॉलिटिकल। ठीक है, फिर वो और सोच के तहत वोट देंगे, ना कि सोच के तहत कि फेडरल में कौन बैठा हुआ है। कौन है, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इस बार इंतखाबात में फ़ौज से मदद ना लेने का फैसला क्या कोई सियासी प्रेशर था, या आप समझते हैं कि सिविल इदारे इस कदर काबिल हैं कि उनके होते हुए जो है ना इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन के शफाफियत पे कोई सवाल नहीं उठेगा? इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे एंकर पर्सन ने मुझसे यहाँ भी सवाल किया था, गिलगित में भी सवाल किया था। हमारे वहाँ पर जितने भी इदारे हैं, हमारे इदारों के इरादे भी पक्के हैं, मजबूत हैं, और हमारे इरादे भी मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पुलिस कैपेबल है, हमारी जुडिशरी, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी वी हैव देयर इन GB, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फैसले दे रही है। सही। अभी उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के वज़रा के ख़िलाफ़ पिछले दिनों आर्डर कर दिया हमारी चीफ़ कोर्ट के चीफ जज ने कि इनको 48 घंटे के अंदर इनको निकाल दिया जाए। यही मैंने पूछा ना आपसे कि ज़ाहिर है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं ऐलानात के जरिए। जब इरादे मजबूत हों, इदारे मजबूत हों, तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमारे पास बेहतरीन पुलिस है, हमारे पास बेहतरीन GB स्काउट्स हैं हमारे पास बेहतरीन गिलगित स्काउट्स हैं, हमारे पास बेहतरीन रेंजर्स की, मतलब कि धांधली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन इवन देन आई टेल यू, अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हो गए हैं। बहुत बड़ी पावरफुल स्टेट है, वहाँ भी ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया धांधली हो गई है। अमेरिका में ट्रंप के मुंह से सुन के बड़ा अजीब लगा है। बड़ा अजीब लगा, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, इसमें शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की जो फॉल केसेस हैं उनकी तादाद 20,000 से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 34 अफराद इसकी वजह से जो है वो जाँ भाग हो गए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद की बात करें तो वो 7,000 से बढ़ गई हैं। और इस वक्त मुल्क के 15 बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते हुए मुस्बत केसेस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। और गुज़श्ता रोज़ NCOC ने शादी हॉल्स के साथ साथ सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मज़ारात को भी फौरी तौर पर बंद करने की और जहां अवामी इज्तिमात होते हैं ऐसी तकरीबात पर पाबंदी की सिफारिश की है। यही वजह है कि हुकूमत ने कोरोना के इन बढ़ते हुए केसेस की वजह से सब लोगों के लिए जो घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम से, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ कहीं भी जा रहे हैं, मास्क पहनना लाजमी करार दिया है और जो मास्क नहीं पहनेगा उसे जुर्माना किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी और रशिया की तरफ से 90% और 92% तक मौसर साबित बनाने वाली वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी खबर है। लोग तो खुशियां मना रहे हैं इस पर कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ जाएगी और लोगों का जो है ना वो इससे इलाज होगा और लोग सुख का सांस लेंगे और इस जो मूजी जो वायरस है, वबा है, इससे लोगों की जान छूटेगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर
अताउर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये तो कहा जा रहा था कि दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी बढ़े हैं, पूरी दुनिया में बढ़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ममालिक में ये खुशी मनाई जा रही है कि जो वैक्सीन आई है पिछले 2-3 दिन से, अमेरिका ने जर्मन कंपनी के साथ मिलकर जो कहा जा रहा है वैक्सीन तैयार की है और 90% कहा जा रहा है ये बहुत मौसर है। कितना पॉजिटिव है पूरी दुनिया में इस हवाले से ये जेस्चर, इस वैक्सीन का आना, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये खुशियां मनाने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी कोई FDA से अप्रूवल ही नहीं हुई है इस वैक्सीन की। ये कंपनी ने वैसे ही अनाउंस कर दिया है और ये अनाउंसमेंट की बुनियाद जो थी वो सिर्फ उनकी रिजल्ट्स हैं, और इस तरह की रिजल्ट्स बहुत सी चाइनीज कंपनीज की भी आ चुकी हैं फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो यूनिक बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वैक्सीन है इसका बहुत बड़ा मसला ये है कि इसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर भी करना होता है और इसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है और बहुत महंगी है। अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तान को खाली वो कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और स्टोरेज सिस्टम्स बनाने के लिए। अगर हमें ये करोड़ों वैक्सीन इंपोर्ट करनी है वहाँ से, अमेरिका से या जर्मनी से, और इनको फिर स्टोर करना है, और फिर क्योंकि 2 डोजेज देनी पड़ती हैं 3 हफ्ते के गैप से, तो इसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। मेरे ख्याल से जो दूसरी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो जो चाइना डेवलप कर रहा है और दूसरे ममालिक डेवलप कर रहा है, जिसमें 2 वैक्सीन के पाकिस्तान में भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुनासिब होंगी, क्योंकि वो उसमें -80 डिग्री की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की शर्त नहीं है। और मेरे ख्याल से तो ये ट्रंप साहब ने एक हरबा इस्तेमाल किया था इलेक्शन में जीतने के लिए कि जल्द से जल्द अनाउंस करवा दें, चाहे FDA के अप्रूवल के बगैर अनाउंस करना जो है वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तक उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी जो अमेरिका की है उसने अप्रूवल ही नहीं दी इस वैक्सीन को। ये पता ही नहीं कि ये वैक्सीन 2 महीने इफेक्टिव रहती है या 6 महीने रहती है या 10 महीने रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका और जर्मनी की जो तैयार करदा वैक्सीन है, तो फिर लग रहा है कि उस वैक्सीन तक रसाई तो फिर अमीर ममालिक की होगी, तरक्की पजीर गरीब ममालिक तो उस वैक्सीन तक नहीं पहुंच सकते हैं जितनी कॉस्ट आप बता रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ अमीर ममालिक हैं, बरतानिया वगैरह और दूसरे ममालिक, उनके पास तो सारे सिस्टम्स मौजूद हैं लो टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ के लिए तो ये मुनासिब होगी। लेकिन तीसरी दुनिया के ममालिक जहाँ ये कोल्ड स्टोरेज चेन्स और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन चेन्स पूरे मुल्क में नहीं फैली हुई, उनके लिए ये वैक्सीन कारआमद नहीं है। हमें इंतजार करना चाहिए। और दूसरी वैक्सीन जो डेवलप हो रही है, जिसमें 2 का ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है, एक कंपनी है कैंसिनो बायो जिसके ट्रायल NIH कर रहे हैं पाकिस्तान में, और दूसरा सीनोफार्म एक चाइनीज कंपनी है, उसका ट्रायल कराची यूनिवर्सिटी और इंडस हॉस्पिटल में मिलके हम कर रहे हैं। तो ये जो है ये प्रोबेबली बेहतर रहेंगी। और इसके अलावा भी कोई 8-10 वैक्सीन दूसरी भी इस वक्त फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। तो मुझे यकीन है कि अगले 3 से 6 महीने में। डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान में फिलहाल वही तरीका इलाज चल रहा है ना, सेहतमंद अफराद का प्लाज्मा लेकर इफेक्टेड जो लोग हैं कोरोना से उन तक मुंतकिल करना, ये कितना कामयाब तरीका इलाज चल रहा है पाकिस्तान में? बहुत लिमिटेड तरीके से चल रहा है, बड़े पैमाने पे तो ये भी नहीं चल रहा। इस वक्त तो कोई इलाज है ही नहीं पाकिस्तान में, ना कोई दवाई है, ना कोई वैक्सीन है, और ये जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत कम लेवल के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें करनी है, और वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, SOPs को फॉलो करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को बचा सकते हैं, मास्क पहनना लाजमी है, हाथ बराबर घड़ी धोएं, और ख़ासतौर पे नोटों को हाथ लगाने के बाद या फिर अखबारों को। लेकिन जिन लोगों ने अमल दरामद करवाना है, हुकूमत ने अमल दरामद करवाना है, वही आजकल ऑपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे करेंगे बड़े बड़े, तो SOPs को फॉलो नहीं करेंगे लोग उनके जलसों में, तो फिर जो हुकूमत हिदायत दे रही है उनको कौन संजीदा लेगा? कौन फिर उन SOPs पर अमल करेगा? हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती इसको। आप हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, हर नुक्कड़ पर किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मास्क पहने। हाँ, आप फाइन्स को कुछ कर सकते हैं, सिंबॉलिक तरीके से कुछ एक्शन ले सकते हैं कुछ लोगों को, लेकिन ये हमारे मीडिया का काम है कि इस बहुत बड़ा खतरा जो दोबारा उभरने लगा है इसकी अवेयरनेस पैदा करें, जिस तरह शुरू में की थी, जैसे आपने अप्रैल मई में जैसे की थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बाद में जुलाई अगस्त सितंबर में हमने कंट्रोल कर लिया था।
तो मीडिया का ज्यादा हाथ है। हुकूमत नहीं, मेरा कहना मतलब है कि हुकूमत जब इतने बड़े जलसे करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो कौन देखेगा? आप देखें फिर हुकूमत की बात को खुद कौन मानेगा? जब हुकूमत खुद फॉलो नहीं करेगी तो आम बंदा तो फॉलो नहीं करेगा, उसको सीरियस नहीं लेगा। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को भी ख्याल रखना है, हुकूमत को भी ख्याल रखना है, सबको ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे ही बच्चे, हमारे ही बुजुर्ग अफेक्ट हो रहे हैं इस बीमारी से। और देखिए कि 200 तक आ गया था रोजाना, आप जो बढ़ के 1500 पे वापस 700% बढ़ोतरी हो गई है पिछले 2 महीने के अंदर। तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल डेवलप होती जा रही है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं अगर इसी रेशो से केसेस बढ़ते रहे? बिल्कुल, और जा रहे हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स भी हुआ है कि बहुत से स्ट्रिक्ट मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, शादी हॉल्स के अंदर सिर्फ ओपन एरियाज के अंदर अलाउड है शादियां, क्लोज एरियाज में नहीं होंगी। इस तरह के बहुत से किए हैं, लेकिन अभी बहुत से बाकी हैं। मिसाल के तौर पे पहले हवाई जहाज के अंदर प्रोटोकॉल्स थे कि हवाई जहाज में आप बराबर नहीं बैठ सकते, एक सीट खाली थी, लेकिन अब भरे हुए हवाई जहाज जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा सोर्स है इसके फैलने का। तो हमें और इक़दाम करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।